हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस एंड डिस्कस करेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स के बारे में। देखो, आप जानते हो कि लगभग हर साल एक से दो क्वेश्चन इंडेक्सेस से लगभग पूछे ही जाते हैं। बीच में कोई एक आधा साल ऐसा होता है जब कोई इंडेक्स पे या कोई रिपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन ना पूछा जाए, बट अदरवाइज मोस्टली ऐसा देखा गया है कि एक से दो इंडेक्स या एक से दो रिपोर्ट कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर पूछी ही जाती है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम इन्हीं कुछ इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स को देखने की कोशिश करेंगे जो पिछले एक डेढ़ साल में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। और सबसे पहला है डीपीआई। डीपीआई क्या है? डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखने वाली ये है कि ये पर्टिकुलर इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। वो है आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। देखो, एक्चुअल में हुआ क्या था। एक्चुअल में आरबीआई ने ना मार्च 2018 में एक स्कोर दे दिया, यानी कि डिजिटल पेमेंट का ना एक स्कोर दे दिया और उसको बोल दिया कितना स्कोर? 100। अब होता क्या है, अब आरबीआई क्या करती है, थोड़े थोड़े टाइम बाद, जैसे अगर सही से बताऊं तो हर 6 मंथ्स में, मतलब ये जो आप इंडेक्स की बात कर रहे हो ना, तो 6 महीने बाद ना इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है और 4 महीने का डिले होता है। यानी कि जस्ट एग्जांपल लो कि अगर आज डेटा आ रहा है तो वो पिछले 4 महीने के डिले के बाद आ रहा है, तो 6 महीने का डेटा आता है एक पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर। तो आरबीआई ने क्या किया, मार्च 2018 में ना डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का स्कोर 100 बोल दिया। अब उसके बाद अकॉर्डिंगली हर 6 महीने बाद जब ये रिपोर्ट पब्लिश करते हैं तो साथ ही बताते रहते हैं कि करंट स्कोर क्या हो गया है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का। तो अब अगर मैं लेटेस्ट आपको बताऊं तो लेटेस्ट हो गया था सितंबर 2021 के अंदर 304.06, यानी कि डिजिटल पेमेंट्स इंडिया के अंदर काफी तेजी से ग्रो कर रही हैं। जो 100 थी ना मार्च 2018 के अंदर, वो अब 304.06 हो गई हैं। तो काफी तेजी से इंडिया के अंदर डिजिटल पेमेंट इंक्रीज कर रहा है, राइट। और आरबीआई, आप सोच रहे होंगे कि किस बेसिस पे डिसाइड करता है कि कितनी डिजिटल पेमेंट हो रही हैं या कितना पेनिट्रेशन है। उसके लिए आरबीआई ने बना रखे हैं 5 पैरामीटर्स। इनको ना थोड़ा सा एक बार ना नजर घुमा लो। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है पेमेंट परफॉर्मेंस को। कितना वेटेज? 45%। उसके बाद पेमेंट इनेबलर्स, दैट इज 25%। साथ ही पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया है, और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ना दो फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्या है वो दो फर्दर पार्ट्स? एक है सप्लाई साइड और एक है डिमांड साइड। ठीक है ना। तो यानी कि डिमांड साइड पे किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सप्लाई साइड पे किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसी तरह से आखिरी जो पैरामीटर है दैट इज कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। थोड़ा थोड़ा आप ना नाम से ही क्लियर हो सकते हो कि सब पेमेंट परफॉर्मेंस में किस तरह से, मतलब ना कि पेमेंट जो हम डिजिटल पेमेंट बेसिकली करवा रहे हैं वो किस तरह से डीपन हो रही है, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, पेमेंट इनेबलर्स कैसे वर्क कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएशन किस स्पीड के साथ हो रहा है, कंज्यूमर जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कंज्यूमर को वो कितनी रिक्वायर्ड है, कितनी सेंट्रिसिटी है। बेसिकली कंज्यूमर सभी चीज़ों का सेंटर में होना चाहिए ना, कि जो प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं वो कंज्यूमर की नीड के हिसाब से होने चाहिए, राइट। तो ये चीज़ भी यहाँ पे देखी गई है, राइट। जैसा मैं आपको बता रहा था, बेस ईयर क्या है? बेस ईयर लिया गया है, बेस एरिया मार्च 2018 को, जब डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का स्कोर कितना बताया गया था? 100। अब कितना हो गया है? अब 300 से भी ज्यादा ये हो गया है। कितने? ये एक सेमी एनुअल बेसिस पे बनाई जाती है, यानी कि 6 महीने के बाद आपको ये पर्टिकुलर इंडेक्स देखने को मिलेगा विद अ लैग ऑफ 4 मंथ्स। ठीक है, इंपॉर्टेंस तो आप समझते ही हो। अब डिजिटल पेमेंट इंडेक्स देखो, आप भी तो कितनी ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स करते होंगे, राइट। अपनी डेली लाइफ में ही आप ना उठा के देखना, आपको रियलाइज होगा कि मल्टीपल टाइम्स, कई बार तो एक ही दिन में आप मल्टीपल टाइम डिजिटल पेमेंट्स करी जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं देखो, ये चीजें हम चाहते हैं क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के अंदर या फिर टीयर सिटीज, जो टीयर 3 सिटीज, टीयर 4 सिटीज, उनमें भी वर्क करे, राइट। अगर आप थोड़ा याद करो, मैंने आपको ना पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के बारे में बताया था पिछले कुछ चैप्टर्स के अंदर, याद है? यहाँ पे क्या फोकस था? टीयर 3 से लेकर टीयर 3-6 सिटीज का। ठीक है ना। तो वो चीज भी आप थोड़ा ना ध्यान में रखना कि सब पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड क्या है। ठीक है, तो ये हो गया डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के बारे में। समझ गए कौन रिलीज करता है? आरबीआई। 6 महीने बाद 4 महीने का लैग होता है। मार्च 2018 को 100 हमने मान लिया था, बेस एरिया मान लो, बेस पीरियड मान लो, एंड अकॉर्डिंगली अब 300 से भी ये ऊपर जा चुका है। ठीक है, ये हो गया डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को हमारे प्रारंभ बैच के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ
ये बैच हमने 2023 के स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया है एंड इसके अंदर हम ये इंश्योर करेंगे कि आपकी प्रिपरेशन पूरे बेसिक लेवल से स्टार्ट होके पूरे एडवांस लेवल तक हो, जिसके अंदर प्रीलिम्स का भी, मेंस का भी, एज वेल एज इंटरव्यू का कंपोनेंट भी इंक्लूड किया गया है। इसको कवर करने के लिए डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स बेसिक से स्टार्ट करते हुए एनसीईआरटी से टू द एडवांस टॉपिक इन प्री एंड मेंस पर्सपेक्टिव डिस्कस किए जाएंगे। एट द सेम टाइम आपको सीसेट एंड जो करंट अफेयर्स हैं उनके ऊपर भी एडुकेट फोकस किया जाएगा। एट द सेम टाइम आपकी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए हमने यहाँ पे टेस्ट सीरीज का कंपोनेंट भी इंक्लूड किया गया है, जिसके अंदर जीएस, सीसेट एज वेल एज मेंस के टॉपिक्स जो भी होंगे उनके ऊपर विद आंसर राइटिंग एंड एवेल्युएशन डिस्कस करी जाएगी। साथ ही साथ आप स्टडी मटेरियल को भी एक्सेस कर सकते हो थ्रू, ताकि अपनी प्रिपरेशन जो अच्छे वे में कर पाओ। तो आप प्रारंभ को एज अ वन स्टॉप सोल्यूशन कंसिडर कर सकते हो, जहां पर आपका होलिस्टिक प्रिपरेशन होगा फ्रॉम प्रीलिम्स टू मेंस एंड देन टू इंटरव्यू। यूपीएससी 2023 के स्टूडेंट्स के लिए ओनली आईएएस की टीम की तरफ से द मोस्ट वेटेड कोर्स दैट इज आईडीएमपी अब लॉन्च हो चुका है। आईडीएमपी होता है इंटीग्रेटेड डेली एमसीक्यूज एंड मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम। इसके अंदर वेरियस कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि एनसीईआरटी वीडियो लेक्चर्स एंड टेस्ट, उसके साथ ही आपको प्रीलिम्स, मेंस, इसके रिगार्डिंग जो भी एमसीक्यूज होते हैं या फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वो पूरी की पूरी करवाई जाती है। साथ में ही आपको प्रॉपर वैल्यूएशन एंड फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है। उसके साथ ही आपको डिफरेंट बुक्स की सॉफ्ट कॉपीज मिलेंगी एंड मेंटरशिप के लिए हर महीने 2 जूम सेशंस भी कंडक्ट किए जा रहे हैं, राइट। तो प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए सारे के सारे टेस्ट आप इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर कवर कर सकते हो। उसके साथ ही आपको सीसेट एंड एसए टेस्ट भी इसके अंदर मिल जाएंगे। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप गिवन नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट करके या info@onlyis.com पे मेल डाल के भी अपनी क्वेरीज को एड्रेस करवा सकते हो। आगे चलते हैं एंड डिस्कस कर लेते हैं वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स के बारे में। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ना इंडेक्स के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जाननी, वो सारे में यही होगा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसको रिलीज करती है, क्या उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो उसके रिगार्डिंग होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो कि वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स ये निकाला किसके द्वारा जाता है? ये निकाला जाता है FAO के द्वारा, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसमें देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स के अंदर होता क्या होगा। देखो, जो भी मतलब ना एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं, ठीक है ना, जैसे एग्रीकल्चर जो कमोडिटीज होती हैं उनका मॉनिटर करना, क्या कि किस तरह से उनके जो प्राइजेज हैं वो ऊपर नीचे जा रहे हैं, ठीक है ना। इंटरनेशनल प्राइजेस को ये मॉनिटर करता है एंड किस बेसिस पे किया जाता है? देखो, इसके अंदर क्या किया जाता है, 5 डिफरेंट कमोडिटीज को ये लेता है। कौन सी कमोडिटीज होती हैं वो लिखी है यहाँ पे, जैसे सीरियल हो गया, वेजिटेबल हो गया, डेयरी हो गया, मीट हो गया, शुगर हो गया। तो डिफरेंट यहाँ पे ना अकॉर्डिंगली कमोडिटी ग्रुप्स को लिया जाता है एंड उनके बेसिस पे ये वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकाला जाता है। और इसका बेस ईयर क्या है? इसका बेस ईयर है 2014 से 2016, राइट। अब याद करो, जब हमने यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी पढ़ी थी, कब? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले मॉड्यूल में ना, मैंने आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के मॉड्यूल में स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूएन का डिस्कस किया था। वहां पर मैंने आपको बताया था FAO के बारे में। थोड़ा सा और देख लो कि FAO कब बनाया गया? 1945 के अंदर। इसके हेडक्वार्टर हैं रोम, इटली के अंदर। साथ ही साथ देखो कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स इसके अंदर चलाए जाते हैं, जैसे कि पहला GIAHS, दैट इज ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम। साथ ही आप देखो ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम। आपने अगर यूपीएससी 2021 का प्रीलिम्स का पेपर देखा है ना, वहां देखना कि ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम के बारे में क्वेश्चन पूछ रखा है। एक तो स्टेटमेंट यही थी कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके साथ रिलेटेड है। साथ ही देखो क्या हुआ था, हैदराबाद को ट्री सिटी इंडिया की बोला गया था, ठीक है ना। इंडिया में बेसिकली हैदराबाद को ट्री सिटी घोषित किया गया था। तो इस वजह से ये चीज़ हो गई थी न्यूज़ में, और इस वजह से यही मैं बोलता हूँ कि जब कोई चीज़, जब कोई एजेंसी न्यूज़ में आ जाती है तो हमें उसके बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। तो ये आप इनिशिएटिव्स के बारे में भी जान सकते हो कि ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम क्या है, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम क्या है, एंड CAC दैट इज कोडेक्स एलिमेंट्री कमीशन, ये भी किसके द्वारा है? ये इनिशिएटिव भी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही है। कुछ इंपॉर्टेंट ना इसके पब्लिकेशंस भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट देखो यही है। उसके अलावा बाकियों के भी ना एक बार नाम पढ़ लो, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरी एंड एक्वाकल्चर, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर,
स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट्स। तो ये बाकी चारों भी आपने हमने नाम ध्यान में रख लिए कि कल को अगर यूपीएससी पूछेगा तो हम आंसर कर देंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट कौन सी है? स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, समझ आ गया? वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स किसके द्वारा निकाला गया है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। आगे चलते हैं एंड डिस्कस कर लेते हैं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। ये किसके द्वारा निकाला जाता है? ये निकाला जाता है नीति आयोग के द्वारा। आप आई होप आपको ना पता होगा कि नीति आयोग क्या है, ठीक है ना। और साथ ही साथ नीति आयोग और जो पहले होता था प्लानिंग कमीशन, ठीक है ना। तो प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में क्या क्या फर्क थे, ठीक है ना। पहले ये होता था प्लानिंग कमीशन, अब नीति आयोग है। जैसे फॉर एग्जांपल नीति आयोग एक डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है, यहाँ पे प्लानिंग कमीशन एक सेंट्रलाइज था। ये वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच एक तरीके से काम करता था, ठीक है ना। तो नीति आयोग में एक्चुअली कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म देखा गया है। तो नीति आयोग के रिगार्डिंग ना अगर आप प्रीवियस के क्वेश्चन देखो तो काफी बार, जैसे फॉर एग्जांपल अटल इनोवेशन मिशन के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है कि किसके द्वारा किया जाता है, वो भी किसके द्वारा है? वो भी नीति आयोग के द्वारा ही है, ठीक है ना। तो अगर बात करें इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के बारे में, तो अभी इसका सेकंड एडिशन नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया है। और नाम से ही क्लियर देखो कि इनोवेशन की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो हमारी इंडिया की स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज हैं, वो किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं इन फॉर्म ऑफ इनोवेशन, तो ये यहाँ पे चेक किया जाता है। देखो एक्चुअल में ना अगर आप नोटिस करो तो नीति आयोग की जो ज्यादातर रिपोर्ट्स है ना वो कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के ऊपर ही फोकस है। तो यहाँ पर भी वही चीज हो रही है कि स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को, उनको रैंकिंग दी जाती है, एक तरीके का उनके बीच में कंपटीशन बनाया जाता है। जब वो कंपटीशन बनेगा तो कहीं ना कहीं उनको अपना स्कोर इंप्रूव करने का मौका मिलेगा, वो कोशिश करेंगे कि हम आने वाले टाइम के अंदर और इंप्रूव करें। साथ ही साथ कुछ ऐसा होता है कि अगर एक सिटी या एक पर्टिकुलर स्टेट अगर कुछ अच्छा करती है तो वहां की वो बेस्ट प्रैक्टिसेस दूसरे पर्टिकुलर स्टेट्स के साथ शेयर कर सकती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें मोस्ट ऑफ द इंडेक्स जो नीति आयोग के द्वारा निकाले जाते हैं सब में इस टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि नीति आयोग काम किसकी तरफ करती है? कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की तरफ। अगर बात करूं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की, यहाँ पे जो दो चीजें आपने ना यहाँ पे देखनी है, वो क्या है? इनेबलर्स होता है पहली चीज, और दूसरी चीज है परफॉर्मेंस की डायमेंशन। अब इनको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखो इनेबलर्स में क्या चीजें आ जाती हैं? इनेबलर्स में आते हैं 5 पिलर्स। पहला ह्यूमन कैपिटल, दूसरा इन्वेस्टमेंट, नॉलेज वर्कर, बिजनेस एनवायरनमेंट, सेफ्टी एंड लीगल एनवायरनमेंट। ह्यूमन कैपिटल देखो क्या होता है कि बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, अगर उसको अच्छे स्किल्स दिए जाएं, अगर उसको अच्छी एजुकेशन मिले, अगर उसकी हेल्थ अच्छी हो, तो बाद में वो बड़ा होके हमारी इकोनॉमी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन कर सकता है। तो कहीं ना हम कह सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल इंडिया की अच्छी है अगर ऐसी कंडीशन होती है, ठीक है। आपने ना एक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के बारे में भी सुना होगा जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाला जाता है। वहां पर भी यही सारे पैरामीटर्स होते हैं कि स्किल्स कैसे हैं, एजुकेशन कैसी है, हेल्थ कैसी है, ठीक है ना। तो ह्यूमन कैपिटल यही चीज होती है कि कितने एफिशिएंटली जो वहां के लोग हैं, ठीक है ना, तो लोग वो कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे पॉजिटिवली टू एन इकोनॉमी या फिर पॉजिटिवली टू द सोसाइटी, वो सारी चीजें ह्यूमन कैपिटल के अंदर आ जाती हैं। उसी तरह से बाकी जो पैरामीटर्स एनेबलर्स के अंदर आते हैं वो हो गया इन्वेस्टमेंट, नॉलेज वर्कर्स, ठीक है ना, बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है वहां का, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसी है, लीगल एनवायरनमेंट कैसा है, ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं अंडर एनेबलर्स। एंड उसी तरह से परफॉर्मेंस डायमेंशन के अंदर आ जाता है नॉलेज आउटपुट एंड नॉलेज डिफ्यूजन, राइट। तो आई होप आपको ना इंडिया इनोवेशन इंडेक्स भी समझ आ गया होगा। और कौन सी स्टेट इसमें टॉप पे है? जो हमारी कर्नाटका की स्टेट है। आप जानते हो कि देखो कर्नाटका ऑलरेडी काफी अच्छा कर रही है इन चीजों में। इवन जो हमारा एक तरीके का आईटी हब कह लो बैंगलोर में काफी ज्यादा डेवलप हो रहा है, मतलब काफी तो हो भी चुका है, आने वाले टाइम में और भी होगा डेफिनेटली। तो कर्नाटका ये जो दूसरी बार है ना, मैंने बताया था कि सेकंड एडिशन है किसका? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का। तो इसमें कर्नाटका को दूसरी बार कर्नाटका को अकॉर्डिंगली टॉप मोस्ट स्टेट बनाया गया है। और अगर बात करें कि सबसे नीचे कौन था, तो वो था बिहार, ठीक है। तो ये हो गया इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 की रिपोर्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन रिलीज करता है? तो ये है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। देखो आईईए दैट इज इंडियन एनर्जी एजेंसी के बारे में पहले भी हम मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है।
तो आई होप आपको वहाँ से चीज़ें याद भी होंगी। थोड़ा सा डिटेल में अभी भी आपको शेयर कर दूंगा अभी। तो देखो इंडियन एनर्जी आउटलुक की अगर मैं बात करूँ तो इसकी ना कुछ फाइंडिंग्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा देखा गया है कि फ्यूचर के अंदर जो इंडिया की एनर्जी डिमांड्स हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, और जो यूरोपियन यूनियन है उसकी भी एनर्जी डिमांड को इंडिया आने वाले सालों के अंदर बेसिकली ओवरटेक कर लेगा। तो ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट में दे रखी हैं कि बेसिकली फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करी जा सकती हैं, इंडिया की ऑयल डिमांड किस हिसाब से बढ़ने वाली है, किस तरह से इंडिया का जो फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट है वो कहीं ना कहीं और भी बढ़ेगा। ठीक है ना। ऑल्दो इंडिया की तरफ से वेरियस प्रोजेक्ट्स लिए जा रहे हैं, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स का प्लान किया जा रहा है, बट कहीं ना कहीं हमारी देखो इकोनॉमी इतनी ज़्यादा बड़ी है और साथ ही साथ हमारे पास डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन का भी बहुत ही कम स्कोप है। तो इस वजह से इंडिया को आने वाले फ्यूचर के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंडिया के इंपोर्ट्स बढ़ेंगे ही। ठीक है ना। तो साथ ही साथ अगर बात करें इंडियन एनर्जी एजेंसी की, सॉरी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की, तो इसकी चीज़ें भी देख लो। ये क्या है, ये इस्टेब्लिश हुई थी OECD के फ्रेमवर्क के हिसाब से इन 1974 के अंदर। और ये डिफरेंट एरियाज ऑफ फोकस इसके क्या है, एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट। और इसके हेडक्वार्टर्स आ जाते हैं फ्रांस के अंदर। एक चीज़ ज़रा मुझे सोच के बताओ, क्या इंडिया इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की मेंबर है? सोचो ज़रा। देखो एक्चुअल में होता क्या है कि अगर एक पर्टिकुलर कंट्री को इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मेंबर बनना होता है ना, तो उसको OECD का मेंबर बनना होता है। अब हम OECD के बारे में भी ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो कि इंडिया क्या OECD की मेंबर है? नहीं। मैंने आपको बताया था क्या, OECD वाली कंट्रीज कौन सी होती हैं, जिनका मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा होता है, वो एक तरह की डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, वहां पर कैपिटा इनकम बहुत हाई होता है, राइट। और क्योंकि इंडिया इन कंट्रीज में नहीं आता तो इंडिया OECD का मेंबर नहीं है, और अब OECD का मेंबर नहीं है तो इंडिया इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का भी मेंबर नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखनी ही चीज। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है इसके? पेरिस, फ्रांस के अंदर। और क्या जानना जरूरी है कि कब इसको देखो, तो जो 1973 या 1974 का जो ऑयल क्राइसिस हुआ था ना, तब उसको अकॉर्डिंगली OECD के द्वारा, यहाँ पे हमने डिस्कस किया, तब यहाँ पे OECD के द्वारा इसको बनाया गया था, ताकि जो भी ऑयल के अंदर ना डिसरप्शंस आई थी उस टाइम पे। आप जानते हो कि जब ऑयल क्राइसिस आता है तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड में काफ़ी हाहाकार सा एक मच जाता है। तो उन डिसरप्शंस को टैकल करने के लिए, ताकि फ्यूचर में इन चीज़ों को एनालाइज किया जा पाए, एनर्जी पॉलिसीज़ को साथ में मिलके बनाया जा पाए, तो ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का काम था। फिर बाद में डिफरेंट आउटलुक रिपोर्ट्स भी आने लगी, जैसे इंडियन एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट इनके द्वारा निकाली जाती है। मेंबर्स के बारे में भी आप समझ गए, करंटली इसके 30 मेंबर हैं एंड इंडिया इसका इंपॉर्टेंट मेंबर नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखना है कि इंडिया मेंबर नहीं है। OECD वाली स्टोरी भी मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है। साथ ही देखो इसकी ना कुछ कंडीशंस हैं कि अगर एक कंट्री को मेंबर बनना है तो क्या होना चाहिए। देखो एक्चुअल में इन्होंने ना कुछ जो क्वांटिटेटिव अगर मैं बताऊं तो इन्होंने ये बोल रखा है कि उनके पास रिजर्व्स होने चाहिए क्रूड ऑयल के या प्रोडक्ट के, कितने, 90 डेज के कॉरस्पॉन्डिंग जितना उनको इंपोर्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर पिछले साल 500 यूनिट्स इन्होंने इंपोर्ट किया, ठीक है ना, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखिए 500 यूनिट जो इंपोर्ट किया वो 365 डेज के हिसाब से किया था। ठीक है ना, तो देखा जाएगा कि 90 डेज के हिसाब से कितना होना चाहिए ये पर्टिकुलर क्वांटिटी, उस हिसाब का कॉरस्पॉन्डिंग रिजर्व उस पर्टिकुलर कंट्री के पास है या नहीं है। और जो अगर कल को कोई डिसरप्शन आ जाती है तो वो कंट्री कितने ज़्यादा प्रिपेयर्ड है उन डिसरप्शंस को हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अकॉर्डिंगली कुछ और पर्टिकुलर यहाँ पे कंडीशंस भी होती हैं कि क्या क्या कंडीशंस मीट करनी पड़ती हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मेंबर बनने के लिए। तो ये चीज़ें भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। साथ ही अगर बात करें कुछ रिपोर्ट्स के बारे में, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ मैं इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आपको बताऊँ तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इवन ना मेंस के अंदर जब आप थोड़ा एनर्जी वाला सेक्टर पढ़ोगे तब हम वहाँ पे डिस्कस भी करेंगे कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक की क्या क्या मेजर फाइंडिंग्स हैं, और आप फिर उसको मेंस में अपने आंसर्स के अंदर भी डेफिनेटली कोट कर सकते हो। ठीक है, तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक डेफिनेटली ध्यान में रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स की यही है। कुछ और रिपोर्ट्स हैं उन पे भी एक बार नज़र घुमा लेते हैं, जैसे कि ग्लोबल एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड स्टेटस रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंस एंड एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव। ये सारी की सारी रिपोर्ट्स किसके द्वारा हैं? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। तो आई होप आपको ना
इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 की रिपोर्ट ये भी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के बारे में। देखो, अगर आपने ना पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा हो, इस साल की बात नहीं कर रहा, पिछले साल की बात कर रहा हूँ, तो उस इकोनॉमिक सर्वे दैट इज 2020 और 2021 में इस बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स की बात करी गई थी। और यहाँ पे इन्होंने ना 5 डायमेंशंस को बताया था। कौन सी डायमेंशंस थी? ये 5 डायमेंशंस, इनको देखो जरा। पहली क्या है? वाटर, फिर सैनिटेशन, हाउसिंग, माइक्रो इन्वायरमेंट एंड अदर फैसिलिटीज। तो ये 5 ना नेसेसिटीज, मतलब 5 इन इंडिकेटर्स को बोला गया, इन 5 डायमेंशंस के कॉरस्पॉन्डिंग 26 इंडिकेटर बनाए गए, ठीक है ना। और देखा गया कि डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज हैं, वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और इकोनॉमिक सर्वे ने पता क्या पाया? इकोनॉमिक सर्वे ने ये पाया कि जो एक्सेस है इन बेसिक सर्विसेज का, उनमें सारी स्टेट्स इंप्रूव कर रही हैं। बेसिकली पहले क्या होता था कि हम इन पर्टिकुलर चीज़ों में अच्छे नहीं होते थे, वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग, माइक्रो एनवायरनमेंट, अदर फैसिलिटीज, इनमें इंडिया काफ़ी पीछे था। अब पिछले कुछ सालों में क्या किया है, इंडिया ने कुछ काफ़ी हद तक ना इन चीज़ों में इंप्रूवमेंट किया है। हालांकि अभी और भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, बट इस पर्टिकुलर इंडेक्स के हिसाब से ऐसा देखा गया है कि इंडिया अच्छे ट्रैक पे जा रहा है, क्योंकि इन डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में इंडिया ने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस करी है। और साथ ही साथ देखो, एक ना थालीनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट भी आया था। अब थालीनॉमिक्स का क्या मतलब है? देखो, थालीनॉमिक्स का मतलब है कि आप ना कितना इजीली आप अपनी थाली को अफोर्ड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा देखा गया था कि पहले अगर थाली को, मतलब एक थाली, जैसे मान लो एक वेज थाली है, ठीक है ना, नॉन वेज थाली है, तो मान लो कि एक अगर पर्सन, मान लो अपनी अर्निंग का 10% पहले अपनी थाली को, मतलब थाली खाने में अगर 10% खर्च कर रहा था, अब वो अपनी सैलरी का सिर्फ 8% ही अगर खर्च करे, तो जो उसका खाना हुआ वो ज़्यादा अफोर्डेबल हो गया ना। जैसे एग्जांपल से समझो, मान लो आज आप अर्न करते हो 100 रुपये, इसमें से 10 रुपये आपके फूड रिलेटेड चीज़ों में खर्च हो जाते हैं, तो कितना खर्च हुआ आपका यहाँ पे? 10%। अब बट कुछ सालों बाद मान लो आपकी सैलरी होगी 200 और आप खाने में खर्च कर रहे हो मान लो 15 रुपये, तो आपका अभी खर्च कितना हुआ खाने के ऊपर? ये हुआ 7.5%, ठीक है ना, देख रहे हो। तो इस वजह से आपकी जो थाली है या फिर आपका जो खाना है वो ज़्यादा अफोर्डेबल हो गया ना। यही सेम चीज़ थालीनॉमिक्स का प्रिंसिपल दिया गया था इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा, और उसमें बताया गया था कि चाहे वेज थाली हो या नॉन वेज थाली हो, बेसिकली खाने के रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर हुआ वो कॉरस्पॉन्डिंग इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, एक्चुअल की बात नहीं कर रहा। देखो, एक्चुअल तो यहाँ से पहले 10 रुपये खर्च हो रहे थे, अब 15 हो रहे हैं, तो पैसा तो बढ़ रहा है जो हम खर्च कर रहे हैं, बट इन परसेंटेज टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू योर सैलरी वो नीचे आ रहा है। तो इस वजह से थाली ज़्यादा अफोर्डेबल हो गई थी। ये थालीनॉमिक्स का बात थी। और बेयर नेसेसिटीज भी हम समझ गए, ये 5 पैरामीटर, दैट इज वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड अदर फैसिलिटीज, ठीक है। तो हुआ क्या, देखो, जो एनएसओ है दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, उसने डेटा कलेक्ट किया अलग अलग स्टेट्स का। कब? एक 2012 का डेटा लिया गया और 2018 के, और दोनों को ना कंपेयर करा गया कि पहले 2012 के अंदर ये जो 5 डायमेंशन हमने पढ़ी, वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग, माइक्रो एनवायरनमेंट, अदर फैसिलिटीज, इन फैसिलिटीज में डिफरेंट स्टेट 2012 में कैसा कर रही थी एंड 2018 में कैसा कर रही थी, एंड उस बेसिस पे इन्होंने देखा कि सारी स्टेट्स अच्छा कर रही हैं, ठीक है ना। बट जो अच्छा कर रही हैं उनमें से सबसे सबसे टॉप पे कौन है? सबसे टॉप पे थे स्टेट्स लाइक केरला, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, इन्होंने सबसे ऊपर था। और सबसे जो मतलब लोएस्ट पोजीशन में कौन सी थी? ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा, ये पर्टिकुलर स्टेट्स अकॉर्डिंगली लोअर पोजीशंस पे थी, ठीक है ना। जब मैं बात कर रहा हूँ इंटर स्टेट डिस्पैरिटी, तो वो कम हुई है। यानी कि देखो, एक होता है जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि केरला है, ठीक है ना, और मान लो कि जैसे ओडिशा है, ठीक है ना। पहले मान लो केरला का स्कोर था, मैं सिर्फ ना आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ, ये एक्चुअल नंबर्स नहीं है, ठीक है, समझाने के लिए। मान लो 100 में से अगर केरला का स्कोर था 70 और ओडिशा का था 50, ठीक है ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, ये एक्चुअल नंबर्स नहीं है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो यहाँ पे दोनों के बीच का गैप कितना था? यहाँ पे दोनों का गैप था 20 का। ये बात है मान लो 2012 की। अब जब 2018 का डेटा आया तो जस्ट एग्जाम्पल के हिसाब से मान लो केरला का स्कोर हो गया 75 और ओडिशा का स्कोर हो गया 60। अब हालांकि केरला तो बहुत आगे है ओडिशा से, पर यहाँ पे गैप कितना है दोनों के बीच में? गैप है 15 का। तो देखो, गैप जो है ना, पहले जो 20 था अब वो 15 हो गया है। तो यानी कि जो इंटर स्टेट डिस्पैरिटी, मतलब स्टेट्स के बीच में जो डिस्पैरिटी थी ना, वो अब
कम हो गई है। पहले 20 की डिस्पैरिटी थी, अब 15 की डिस्पैरिटी हो गई है। तो ये चीज़ ऐसा बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स ने ये चीज़ पाई है कि इंटरस्टेट डिस्पैरिटी कम हुई है। साथ ही साथ देखो जो पूरा स्टेट्स है उन्होंने ये जो गैप है उसको ज़्यादा कम किया है एज कंपेयर टू रिच स्टेट्स। ठीक है, तो ये हो गया बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के बारे में। ये भी जान लिया कौन रिलीज करता है, ठीक है ना, किसके द्वारा क्या क्या चीज़ें करी जाती हैं, तो वो भी हम अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें समझ गए। आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले ये समझो कि कौन रिलीज करता है। ये रिलीज की जाती है UNSDSN के द्वारा। ये क्या चीज़ है UNSDSN? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। आई रिपीट, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। इसके द्वारा अभी रिसेंटली जो 2021 की थी, एक्चुअली 2022 की भी अब आ चुकी है, ठीक है ना, थोड़ा सा मैं आपको बता भी दूंगा जब हम डिस्कस करेंगे। तो 2022 की पर्टिकुलर रिपोर्ट भी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा अभी रिलीज कर दी गई है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को इसके अंदर रिलीज किया गया है बेसिस के ऊपर कि वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो कितना खुश अपने आप को महसूस करते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि आप कितना खुश फील करते हो, उसी तरह से क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क है उनके द्वारा एक तरीके की पोलिंग करवाई जाती है। ठीक है ना, डिफरेंट वेरिएबल्स के ऊपर। और पोलिंग देखो, पैरामीटर्स देखो कौन से हैं। एक तो जीडीपी पर कैपिटा हो गया, सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, जनरोसिटी, परसेप्शन ऑफ करप्शन। तो करप्शन को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है कि आपको लगता है कि अच्छा इस हमारी कंट्री में तो बहुत ज़्यादा करप्शन है या बहुत ही कम करप्शन है, तो उस बेसिस पे भी चीज़ें डिसाइड करी जाती हैं। सोशल सपोर्ट, जब मान लो आपकी लाइफ में कुछ टेंशन आ जाती हैं या फिर जब आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन की ज़रूरत होती है, तो कितना वहाँ पे आपके कुछ रिलेटिव्स हो गया या आपके फ्रेंड्स हो गया, वो कितना आपको हेल्प करते हैं, या वहाँ की गवर्नमेंट्स आपको कितना ज़्यादा हेल्प करती है, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है, और साथ ही साथ आप कितना अच्छे तरीके से आप अपनी लाइफ चॉइसेस को बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में कई बार आप देखते हो कि हमें या फिर कि कई बार जेंडर की वजह से कई बार लड़कियों को उनके चॉइसेस नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं कि आप आगे फ्यूचर में क्या करना चाहते हो। कई बार लड़कों को भी प्रोवाइड नहीं किया जाता। ठीक है ना, तो इस वजह से भी इंडिया इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में ना काफ़ी एक बार ना पीछे जाता है। साथ ही हमारी जीडीपी पर कैपिटा भी अभी उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ना आप अभी हम डिस्कस करेंगे कि इसके रैंक्स क्या थे, बट इंडिया का रैंक ना इस हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर बहुत ही खराब है। तो मतलब इस रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा बोला जाता है कि इंडिया की पोजीशन काफ़ी खराब है और इंडिया में लोग एक्चुअल में खुश नहीं है। ठीक है, और अगर बात करेंगे कौन सी कंट्री टॉप पे आती है, तो वो है फिनलैंड। फिनलैंड देखो बार बार ना एक्चुअल में 4th लिखा हुआ है, अब ये 5th टाइम हो चुका है, क्योंकि 2022 में भी फिनलैंड ही थी जो टॉप पे आई थी। और इंडिया का देखो 2021 में रैंक था 139, बट 2022 में ना इंडिया ने इंप्रूव किया और 136 हो गया। तो हम पिछले साल से थोड़ा सा ज़्यादा खुश हुए हैं, बट अभी भी हम बहुत पीछे हैं हम, क्योंकि हमें हैप्पीनेस रिपोर्ट में भी डेफिनेटली और बेटर करने की ज़रूरत है। और अफगानिस्तान आप जानते ही हो, ठीक है ना, अफगानिस्तान डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट अनहैप्पी कंट्रीज़ है, क्योंकि कितना सारा मतलब ना आप जानते हो कि टेररिज्म की चीज़ें होती हैं या फिर ना वहाँ के लोगों को प्रॉपर चीज़ें नहीं मिल पाती, तो इस वजह से कहीं ना कहीं वहाँ के लोग इतने ज़्यादा खुश नहीं हैं। और क्या चीज़ें हमें जाननी है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के हिसाब से, ठीक है ना, कि कितना लाइफ में इंपॉर्टेंस है हैप्पीनेस की। ठीक है ना, और ये रेजोल्यूशन एक्चुअल में पहले भूटान के द्वारा लाया गया था, एंड अकॉर्डिंगली इस चीज़ को आने वाले टाइम के ऊपर इंपॉर्टेंस दी गई कि देखो इनकम तो इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है ना, आप कितना कमाते हो या फिर आपकी लाइफ कैसी है, वो चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट आप कितना लाइफ में खुश हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। देखो यूपीएससी भी इन चीज़ों का मीनिंग समझता है। आपने कुछ साल पहले का ना पेपर देखा हो, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, GS4 एथिक्स की। मेंस में ना एथिक्स के पेपर में ऐसा यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है कि व्हाट डज हैप्पीनेस मीन टू यू। तो कहीं ना हैप्पीनेस की देखो इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में हमेशा ही है। नेशनल इनकम तो बढ़नी ही चाहिए, बट लोगों की लाइफ में भी हैप्पीनेस बढ़नी चाहिए। और थीम अगर 2021 की बात करूं तो वो थी हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर, और 2022 में ये थी हैप्पीनेस, बेनोवलेंस एंड ट्रस्ट। ठीक है, तो ये थी थीम 2022 के हिसाब से। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या ध्यान में देनी है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसके द्वारा लाई जाती है, दैट इज बाय यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं ऑक्सफैम इनइक्वालिटी इंडेक्स के बारे में। ठीक है, तो ये इंडेक्स को एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि इनइक्वालिटी इंडेक्स किसके द्वारा लाया जाता है।
ये लाया जाता है ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा। इसके अंदर क्या होता है, टोटल 158 कंट्रीज को रैंक दिया जाता है, ठीक है ना, कि वहां पे अकॉर्डिंगली इनइक्वालिटी को कम करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स लिए जा रहे हैं, किस तरह से इनइक्वालिटी कम हो रही है, और कौन से पैरामीटर्स देखे जाते हैं। यहाँ पे देखा जाता है पब्लिक सर्विसेज, जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, सोशल प्रोटेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो ना कि अभी जैसे इंडिया में क्या चल रहा है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हो गया, ठीक है ना, आयुष्मान भारत। तो इस तरह की किस तरह की सोशल प्रोटेक्शन, या फिर जैसे आप ना अटल पेंशन योजना देख लो, ठीक है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट जो भी इस टाइप की सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स होती हैं, टैक्सेशन के ऊपर कितना मतलब किस तरह से है, क्या प्रोग्रेसिव टैक्सेशन किस टाइप की है, वर्कर्स को राइट्स दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी इंडेक्स के द्वारा चेक करी जाती हैं बाय ऑक्सफैम इंटरनेशनल। और बात करें इंडिया की रैंकिंग की, तो इंडिया की रैंकिंग है 129 आउट ऑफ 158। तो ये इसका यही मतलब है कि कहीं ना कहीं हम इनइक्वालिटी इंडेक्स में भी अच्छा नहीं कर रहे और हमें काफ़ी इंप्रूव करने की ज़रूरत है। अब देखते हैं कि इन तीनों में से किन में हम अच्छा कर रहे हैं और किस में अच्छा नहीं कर रहे। तो आपको पता लगेगा कि जैसे पब्लिक सर्विसेज हो गया, जैसे हेल्थ, एजुकेशन एंड सोशल प्रोटेक्शन, उसमें इंडिया अच्छा नहीं कर रहा, अभी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की यहाँ पे ज़रूरत है। हालांकि जब बात करें टैक्सेशन की, तब इंडिया अच्छा कर रहा है, क्योंकि आप जानते हो कि इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन अपनाया जाता है, राइट, कि जिसकी जितनी ज़्यादा सैलरी होगी उसको उतना ज़्यादा परसेंटेज टैक्स देना पड़ेगा। हमारी टैक्स स्लैब्स भी प्रोपोर्शनली नहीं, प्रोग्रेसिवली डिफाइंड है, ठीक है ना। और साथ ही साथ हम एक तरीके का रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर भी करते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर खर्चा ज़्यादा किया जाता है ताकि वो अपलिफ्ट हो पाएँ, राइट, और साथ ही साथ आगे वो भी आगे बढ़ के उनको एम्पावरमेंट होके वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ एंड देश की इकोनॉमी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएँ। पर जब बात करते हैं तीसरा क्या था, वर्कर राइट्स। तो वर्कर राइट्स में भी इंडिया खराब ही परफॉर्म कर रहा है कि हम लेबर राइट्स को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, ऐसा इस पर्टिकुलर इंडेक्स के द्वारा बोला जाता है, ठीक है ना। तो देखो और क्या चीज़ें हैं कि नॉर्वे ने टॉप किया है। तो ये जो मैंने आपको तीनों चीज़ें बताई ना, कि चाहे वो पब्लिक सर्विसेज से रिलेटेड हो, टैक्सेशन से और वर्कर राइट के ऊपर, ये बोलना है ऑक्सफैम इंटरनेशनल का। हालांकि जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो इन सभी चीज़ों के अगेंस्ट में है। अगेंस्ट में मतलब कि उन्होंने बोला है कि ये भी जो इंडिया को जो रैंक दिया गया है, जो इतना खराब इंडिया के बारे में इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर बोला गया है, वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करी गई है वो अच्छी नहीं है। जो इंडिया ने नए लेबर कोड्स लेके आया है उसके अंदर इंडिया ने लेबर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी गई है। साथ ही साथ आप जानते हो कि जो ILO है, ILO के अलग अलग कन्वेंशंस होती हैं। तो इंडिया ने जो आई थिंक 8 कन्वेंशंस हैं उसमें से 6 को तो अकॉर्डिंगली अच्छे से मान रखा है, और जो बाकी की 2 इंडिया ने अभी अच्छे से साइन नहीं कर रखी, उनके रिगार्डिंग भी इंडिया के अंदर लॉज हैं, उनके अंदर भी इंडिया के प्रिंसिपल्स उनको फॉलो करते हैं। और कौन सी ऐसी 2 कन्वेंशंस हैं? एक है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन, और दूसरा राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। हालांकि इंडिया ने ये 2 ILO के कन्वेंशन को साइन नहीं कर रखा, पर इसके प्रिंसिपल्स या जो भी इसके प्रोविजंस हैं वो इंडिया ने अपने वर्कर्स को प्रोवाइड कर रखे हैं। इन्हीं सभी वजह से इंडिया क्या है, इंडिया जो कम रैंक इंडिया को दिया गया है इन दिस ऑक्सफैम इंटरनेशनल इंडेक्स, इंडिया इन सभी चीज़ों को नहीं मानता, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और ऑक्सफैम की रिपोर्ट देख लेते हैं, दैट इज इनइक्वालिटी किल्स, ठीक है। और इसमें अंदर ना इनइक्वालिटी किल्स के अंदर इन्होंने कोविड पैंडेमिक का जिक्र किया है। देखो कोविड पैंडेमिक में क्या हुआ है, ऐसा बोला गया है कि जो हमारे रिच पीपल है ना वो और अमीर हो गए इस पर्टिकुलर कोविड पैंडेमिक की वजह से, और जो पुअर पीपल थे वो और गरीब हो गए। तो कहीं ना कहीं इससे हुआ क्या, रिच और पुअर के बीच का जो गैप था ना वो और ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। और ये काफी खराब चीज है, क्योंकि देखो अगर अमीर और अमीर होते रहेंगे और गरीब जो है वो और गरीब होते रहेंगे तो दोनों के बीच का डिफरेंस बढ़ेगा। तो ऐसा लगेगा कि कि एक अलग ही वर्ल्ड में दोनों रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए ये अच्छी चीज नहीं है। साथ ही साथ और क्या चीजें रिपोर्ट के द्वारा हाईलाइट की गई हैं कि डिफरेंट इनइक्वालिटीज बढ़ रही हैं। जैसे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी तो बढ़ ही रही है, जैसे मैंने रिच और पुअर का एग्जाम्पल दिया, उसी तरह से जेंडर में मेल और फीमेल के बीच का गैप बढ़ता जा रहा है, रेशियल इनइक्वालिटीज बढ़ रही हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट इस टाइप की इनइक्वालिटीज हमारे दुनिया को काफी खराब कर रही हैं। इकोनॉमिक वायलेंस देखा गया है, ठीक है। साथ में और क्या है, हेल्थ केयर का एक्सेस प्रॉपरली नहीं है। जो अमीर लोग हैं वो तो उनको तो प्रॉपर हेल्थ केयर मिल जाता है, बट जो गरीब लोग हैं उनको प्रॉपरली हेल्थ केयर का एक्सेस नहीं मिल पाता। आप जानते हो कि जैसा बोला भी जाता है कि जैसे मिडिल क्लास है, अगर उनकी कोई डिजीज लग जाए तो ना जाने कितने लाखों का खर्चा
हेल्थ केयर में उनको इनकर करना पड़ता है, राइट। तो ये अनइक्वल एक्सेस भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही मेजर इशू है। साथ ही जेंडर बेस्ड वायलेंस हो गया कि जो वुमेन है, राइट, हम मीन्स के अंदर भी पढ़ते हैं कि कितने सारे उनको ना इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, और साथ ही साथ वायलेंस उनके ऊपर कितना ज़्यादा किया जाता है, राइट। पॉवर्टी इंड्यूस्ड हंगर, ये भी आप समझते हो। क्लाइमेट चेंज का क्राइसिस भी, ठीक है ना, किस तरह से आप देख रहे हो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की ना इन्होंने एमिशंस नोट करी हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो एमिशंस 20 जो टॉप के रिचेस्ट जो 20 लोग हैं वो जितना कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करते हैं, उतना कितने वो नियरली इतने सारे लोग जो नीचे ना हमारे पूरेस्ट ऑफ पीपल हैं उनके बराबर हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ वैक्सीन का अपार्थाइड कि कुछ कंट्रीज में तो बहुत सारी वैक्सीन थी, उन्होंने अपनी जो वैक्सीन थी वो अकॉर्डिंगली उनको होल्ड कर लिया, यानी कि उन्होंने वैक्सीन अपने पास ही छुपा के रख ली या अपने पास ही एक तरीके की होल्डिंग कर ली, और जो गरीब कंट्रीज में लोग थे या फिर जो गरीब लोग थे उनको तक प्रॉपर एक्सेस नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं ना देखो यहाँ पे वर्ल्ड की बात हो रही है कि पूरे वर्ल्ड के बारे में बताया जा रहा है कि वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज के बीच में किस तरह से अकॉर्डिंगली इनइक्वालिटी बढ़ती ही जा रही है। और अगर बात करें कि ऑक्सफैम क्या होता है, देखो ऑक्सफैम क्या है, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस का बना के ना एक तरह से ग्रुप सा बना दिया गया है, ठीक है। और इसको फाउंड किया गया था कब, 1942 के अंदर, और ऑक्सफैम इंटरनेशनल इसको लीड करता है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ मिलेंगे, इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे नैरोबी कीनिया के अंदर, ठीक है। और इसके विजन की अगर बात करें तो विजन भी आप जानते ही हो कि ये जो सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना, यही बेसिकली इसका विजन है, ठीक है ना, कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो, जेंडर वायलेंस हो, उसको हटाया जा पाए, ठीक है, लोगों को इंपॉर्टेंस दी जा पाए, कहीं ना कहीं ये जो इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है इसको कम किया जा पाए। तो ये सारी की सारी ये जो डिफरेंट चीज़ें हैं ये ऑक्सफैम की विजन है, ठीक है ना। और साथ ही ऑक्सफैम में कुछ ना राइट्स को भी अकॉर्डिंगली प्रमोट करने की कोशिश करता है कि जैसे सस्टेनेबल लाइवलीहुड का हो गया, ठीक है ना, लाइफ एंड सिक्योरिटी, राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी एंड आइडेंटिटी, ये सारी की सारी चीज़ें ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा अकॉर्डिंगली प्रमोट भी करी जाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लेक्चर में अंदर हमने काफ़ी सारे इंडेक्सेस को जाना, तो आप इंश्योर करो कि इन इंडेक्सेस को कौन रिलीज करता है, ये सारी चीज़ें तो आपको डेफिनेटली पता हो। और साथ ही साथ जैसा कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के बारे में जाना था, तो वो कौन रिलीज करता है, आरबीआई। हमने साथ में ही जाना कि उसका बेस ईयर क्या है, क्या बेस ईयर के अंदर क्या उसकी वैल्यू रखी गई थी, आज क्या वैल्यू हो गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसी तरह से जैसे हमने ऑक्सफैम के बारे में पढ़ा, तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी जानो, वो रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको साथ साथ ना पढ़ते रहनी चाहिए। देखो इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स को अगर याद करना है ना, तो एक ही तरीका है कि आप पढ़ो और इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, ठीक है। तभी एग्जाम के अंदर जब डिफरेंट चीज़ें आपके सामने एग्जाम के अंदर आपको रिकॉल करने की जरूरत पड़ेगी, वो तभी हो पाएगा जब आपने चीज़ों को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया होगा, ठीक है। तो कुछ और अभी ऑर्गेनाइजेशंस बची हुई हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ में डिस्कस कर लूंगा, एंड अकॉर्डिंगली हम अपने जो भी उड़ान के जितने भी करंट अफेयर्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपके साथ इन फॉर्म ऑफ वीडियो लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। कुछ और करंट अफेयर्स भी आपको उड़ान मैगजीन के अंदर मिल जाएंगे, वो अकॉर्डिंगली आप अपने एंड पे पढ़ लीजिएगा, ताकि ये इंश्योर किया जा पाए कि कल को कोई भी आपका क्वेश्चन आया प्रीलिम्स के अंदर आप उसको टैकल कर पाओ, ठीक है फ्रेंड्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में, तो इसके ऊपर तो ऑलरेडी डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी ऑलरेडी हमसे पूछ ही चुका है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। तो क्या किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है आईएमएफ के बारे में, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में, ठीक है। तो ज़रा इसको और जान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर बेसिकली इस आउटलुक जो रिपोर्ट होती है एक तरीके की या एक सर्वे होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें बताई जाती हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो दरअसल WEO दैट इज़ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है आईएमएफ के द्वारा, और इसमें बताया जाता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स क्या होने वाली हैं या क्या हो चुकी हैं, ठीक है ना, उसके बेसिस पे फ्यूचर के ऊपर क्या क्या हम पैरामीटर्स देख सकते हैं वो यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। जैसे एग्जांपल समझो, आपने देखा होगा ना कि काफ़ी बार बोला जाता है कि इंडिया की जीडीपी कुछ x% से बढ़ेगी, मान लो बोल दिया कि 8.5% से बढ़ेगी, ठीक है ना। एग्जैक्ट नंबर्स मैं बता दूंगा आपको बाद में, बट इस तरह से ना मतलब आईएमएफ के द्वारा इस तरह के प्रेडिक्शंस दिए जाते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी ऐसे बढ़ेगी, इंडिया की इकोनॉमी इस परसेंटेज पे बढ़ेगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे पब्लिश करी जाती हैं, तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है ना उसके अंदर आईएमएफ ये बताता है, और इसलिए ना 2 बार ये साल में होता है। जनरली क्या होता है, एक बार अप्रैल में बताया जाता है एंड एक बार अक्टूबर में।
तो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या सिचुएशंस हैं, क्या लोकल सिचुएशंस हैं, डोमेस्टिकली क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या पॉलिसीज़ आई हैं वहाँ की गवर्नमेंट की, उन चीज़ों को एनालाइज किया जाता है। साथ ही साथ कुछ ग्लोबल चीज़ें भी देखी जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि इंटरनेशनली क्रूड ऑयल का क्या प्राइस है, क्योंकि आप जानते हो कि जैसे क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है ना, वैसे कंट्रीज़ में अकॉर्डिंगली इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें भी एनालाइज किया जाता है एंड उसके बेसिस पे क्या ग्रोथ रेट होने वाली है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की, वो एनालाइज करी जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, बट आप मेजर ये समझ गए कि किस चीज़ के साथ रिलेट करती है, कि फाइनेंशियल मार्केट्स कैसे डेवलपमेंट हो रही है उनके बीच में, इकोनॉमिकली क्या क्या चीज़ें बदल रही हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करी जाती हैं। साथ ही अगर आपको कुछ डेटा जानना है तो यहाँ पे मैंने आपके लिए डेटा भी रख दिया है कि क्या डेटा इनके द्वारा बताया गया है। ठीक है, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस करो कि अभी आपने कोविड-19 पैंडेमिक देखा, तो ऐसा इस पर्टिकुलर IMF के द्वारा बोला गया कि जो लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना, उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट आया है। ठीक है ना, जो हाई इनकम वाली कंट्रीज़ थी वहाँ पे तो क्या हुआ, वहाँ पे तो उनके पास अकॉर्डिंगली अच्छा खासा पैसा था, तो उस पैसे को यूज़ करके जो भी वापस से उन्होंने ना एक तरीके का कह लो रिकवरी प्लान था, तो उनके लिए बनाना आसान था। बट ऑन दी अदर हैंड जब बात करते हैं लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज़ की, तो वहाँ पर ये चीज़ें अकॉर्डिंगली मुश्किल हो गई, और यही चीज़ थी जो इनइक्वालिटी लेके आ रही है अलग अलग नेशंस के बीच में। यानी कि एक तरीके कहने का मतलब कि जो गरीब देश हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। तो ये चीज़ IMF के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। हमने वर्ल्ड बैंक के बारे में भी ऐसी चीज़ें पहले पढ़ी हैं, ऑक्सफैम ने भी इनइक्वालिटी इंडेक्सेस के बारे में ऐसी चीज़ें बोल रखी हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके प्रीलिम्स में तो डेफिनेटली पूछी ही जा सकती हैं। उसके साथ ही साथ अगर कल को आपके मेंस में चाहे वो GS कोई भी हो, GS 1, 2, 3 या किसी में भी आपको ये चीज़ें पूछी जाएँ, तो आप वहाँ पर भी अकॉर्डिंगली इन पर्टिकुलर रिपोर्ट्स का मेंशन भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा डेटा था इसके रिगार्डिंग। कुछ और डेटा भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि अलग अलग कंट्रीज़ के लिए, कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें कि इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमिक ग्रुप के लिए उन्होंने बोला हुआ है कि प्री पैंडमिक से भी नीचे जाने वाले हैं, एक्सेप्ट फॉर चाइना। कितना? 5.5%। तो डेटा है, डेटा इतना ज़्यादा प्रीलिम्स में आपसे नहीं पूछेंगे कि एग्जैक्ट डेटा क्या है, क्योंकि ये ना बार बार मल्टीपल टाइम्स रिपोर्ट आती रहती हैं, जैसा अभी डिस्कस किया, एक बार अप्रैल में एक बार अक्टूबर में, तो डेटा तो चेंज होता रहता है, इसलिए उतना डेटा पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बट आप ओवरऑल कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। इसके साथ ही क्या बोला गया है कि वैक्सीन एक्सेस में डिस्पैरिटीज़ हैं, पॉलिसी सपोर्ट में मैंने आपको बोला ही कि जो अमीर कंट्रीज़ थी उन्होंने तो अपनी पॉलिसीज़ के हिसाब से रिकवरी प्लान्स बना दिए, बट ऑन दी अदर हैंड बाकी जगह ये नहीं हो पाया। बाकी चीज़ें भी आप देख सकते हो कि क्या क्या इन पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर और क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी गई हैं। अगर डिस्कस करना है IMF के बारे में, देखो वैसे तो मैंने काफ़ी डिटेल में आपको जब ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा था, वहाँ पर मैंने आपको IMF बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है, राइट, कि कब जैसे 1945 के अंदर जब मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने वाला था, तो उस टाइम पे इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए एक तरीका से रीस्ट्रक्चर इकोनॉमी की बेसिकली रिकन्स्ट्रक्शन के लिए दो चीज़ें बनी थी, एक तो था वर्ल्ड बैंक और एक था IMF। ठीक है ना, इनको ब्रेटन ट्विंस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेटन वुड्स में कॉन्फ्रेंस हुई थी ना। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर डिटेल में जाननी है तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो फर्स्ट ही लेक्चर है वो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड ही है, तो वहाँ पे जाके IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO इन सभी के बारे में डिटेल में जान सकते हो। ठीक है, और आप जानते ही हो कि कौन कौन सी कंट्रीज़ मेंबर हैं, अभी करंटली 189 के करीब कंट्रीज़ हैं, इसका काम क्या होता है, वर्ल्ड बैंक से कैसे डिफरेंट है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, और अगर बात करें इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स की जो IMF के द्वारा निकाली जाती हैं, तो एक तो हो गया ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। और आप जानते हो कि 1991 के टाइम पे कैसे मतलब इंडिया के जब थोड़ा क्राइसिस आ गया था फॉरेक्स के रिगार्डिंग, तब IMF ने डिफरेंट कंडीशनलिटीज़ के थ्रू बेसिकली उस क्राइसिस से बाहर निकलने में थोड़ी हेल्प करी थी, बट साथ ही साथ कुछ कंडीशनलिटीज़ भी इम्पोज करी थी। बाकी और चीज़ें जैसे फॉर एग्जांपल SDR क्या होता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कि कोटा क्या होता है, ठीक है ना, रिवर्स ट्रांसपोजिशन, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपके साथ मल्टीपल टाइम डिस्कस भी कर चुका हूँ। तो मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को देखने के बाद IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO ये सारी चीज़ें एक बार डेफिनेटली रिवाइज कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं ETI। ETI क्या है? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ये किसके द्वारा अब रिलीज़ किया गया है? ये रिलीज़ किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं वैसे तो, बट थोड़ा सा मैं बता भी दूंगा। बट ध्यान में देना है क्या, ETI जो है दैट इज एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, वो किसके द्वारा रिलीज किया गया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। देखो होता क्या है कि आप जानते हो कि आने वाले टाइम में क्या होगा, आने वाले टाइम में हमें बेसिकली एनर्जी को एक तरीके से ना सस्टेनेबल तरफ लेके जाना है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम देखो हमें एनवायरनमेंट को तो प्रोटेक्ट करना ही करना है, ठीक है ना। कहीं इकोनॉमी और एनवायरनमेंट के बीच में बैलेंस भी बनाना है। ये कैसे होगा, एनर्जी सिक्योरिटी के थ्रू, ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें आपको इस एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिपोर्ट के अंदर मिल जाएंगी, जो कि किसके द्वारा एनुअल पब्लिकेशन है, बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें चाहे सस्टेनेबल हो, अफोर्डेबल एनर्जी सिस्टम, एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे कर रही हैं, साथ ही साथ अपने एनवायरनमेंट को कैसे हम सस्टेनेबली मतलब उसको सेव करें, ये चीज़ें भी यहाँ पे अकॉर्डिंगली डिस्कस करी गई हैं। टोटल कंट्रीज़ हैं 115। इंडिया का रैंक क्या है, इंडिया का रैंक है 87th आउट ऑफ दीज 115 कंट्रीज़, ठीक है। तो इसमें इंडिया की भी कुछ चीज़ें बता रखी हैं कि इंडिया ने क्या क्या चीज़ें करी हैं या क्या चीज़ें और करनी चाहिए, ठीक है। तो साथ ही साथ कुछ चाइना का भी डेटा यहाँ पे है। चाइना कहाँ पर है, चाइना 67th रैंक पर इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर है। अब बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है। देखो इसके अराउंड ना मल्टीपल टाइम्स यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, और मैंने आपको ना ये क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग करा भी रखे हैं, वो यूट्यूब पे भी कवर्ड हैं। साथ ही साथ जो हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला ही टॉपिक है वहाँ पर भी मैंने आपको इसके रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे मैं करवा चुका हूँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये एक नॉन प्रॉफिट और बेसिकली ना ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो कल को अगर आपसे बोल दे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपने बोलना है नहीं, इंटर गवर्नमेंटल नहीं है, ये नॉन गवर्नमेंटल है। एक बार क्वेश्चन इसी के ऊपर आ चुका है, वहाँ इंटर गवर्नमेंटल लिखा हुआ था, बट नहीं, ये नॉन गवर्नमेंटल है, नॉन प्रॉफिट है। देखो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, जेनीवा स्विट्जरलैंड के अंदर। देखो आपने ना डावोस डायलॉग के बारे में सुना होगा, ठीक है ना, काफ़ी बार हमारे प्राइम मिनिस्टर जी भी वहाँ पे गए हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, कुछ और इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियलिस्ट भी वहाँ पे जाते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक तरीके से बेसिकली पब्लिक प्राइवेट कॉपरेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो डिफरेंट बिजनेस लीडर हो गया, पॉलिटिकल लीडर्स हो गया, ये सभी वहाँ पे कहीं ना कहीं देखे जाते हैं, ठीक है। और आपस में ये डिस्कशन करते हैं कि कैसे हम अकॉर्डिंगली इकोनॉमी को ना एक अच्छे तरीके से फ्यूचर में उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जा पाए, राइट। तो ये हो गया पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। उसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स देख लो, जैसे एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स तो हमने अभी भी पढ़ी, साथ में ही ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ये बताता है ना कि जेंडर हमारे जैसे मेल और फीमेल के बीच में क्या क्या मतलब गैप्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप सोचो, पहला हो गया एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। ऐसा काफ़ी बार देखा गया है कि जो मेल मतलब को एजुकेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल मेल की लिटरेसी इंडिया में अच्छी है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, और काफ़ी बार ऐसा नोटिस किया गया कि जो फीमेल है ना उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती हायर स्टडीज़ के लिए, या फिर डिफरेंट और ना, या फिर उनको कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स को थोड़ा सिक्योरिटी का कंसर्न आता है, तो एजुकेशन के मामले में काफ़ी ना एक जेंडर गैप हमें देखने को मिलता है। उसी तरह से हेल्थ के केस में, ठीक है ना, हेल्थ के केस में आप जानते हो कि जो हमारी विमेन है उनकी स्पेशल नीड्स होती हैं थोड़ा, ठीक है ना, जैसे तो उनकी नीड्स को भी हमें ना कैटर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे एक ना स्टडीज़ आती है, तो स्टडी के हिसाब से क्या है, अनीमिया क्यों ना बहुत एक मेजर इशू है। जैसे नियरली ना 47% से भी ज़्यादा वुमेन इंडिया में अनीमिया का शिकार है। तो हेल्थ के केस में भी हमें ये चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। उसी तरह से हमें फाइनेंस सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर ना बोल के रदर आई शुड से इकोनॉमी एंगल में, जैसे काफ़ी जगह ऐसे हैं जहाँ पे अगर एक फीमेल काम करे और एक मेल काम करे, तो सेम काम के लिए मेल को पैसे दिए जाते हैं ज़्यादा और फीमेल को पैसे दिए जाते हैं कम, ठीक है। तो इकोनॉमी एंगल में भी हमें गैप दिखता है, साथ ही साथ हमें पॉलिटिकल अफेयर में भी, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल सोचो, लोकसभा के अंदर अभी करंटली लगभग 14% MP जो हैं वो फीमेल हैं, ठीक है ना। तो पॉलिटिकल आप अपने ना डिफरेंट चीफ मिनिस्टर्स देख लो इंडिया में, आप पाओगे कि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया वहाँ पे मेल ही चीफ मिनिस्टर्स हैं। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एरिया के अंदर भी ना एक जेंडर गैप हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर जेंडर गैप में भी ये किसके द्वारा दिया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही। साथ ही साथ ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, इसके अंदर भी डिफरेंट जो रिस्क हैं जो पूरी हमारी वर्ल्ड को
इम्पैक्ट कर रहे हैं उन रिस्क की डिस्कशन की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने इन्वायरमेंट के ऊपर एक बताया हुआ है कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही मेजर रिस्क है पूरे वर्ल्ड के लिए। साथ ही साथ जो डिफरेंट पेंडेमिक्स आ रहे हैं वो एक मेजर रिस्क है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को भी देख सकते हो। उसके साथ ही ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट भी कि किस तरह से डिफरेंट कंट्रीज ट्रैवल एंड टूरिज्म में क्या काम कर रही हैं, किन पर्टिकुलर कंट्रीज़ के पास कितनी इंपॉर्टेंट ट्रैवल साइट्स हैं एंड वहाँ पे अकॉर्डिंगली सिक्योरिटीज़ कैसी हैं। जैसे काफ़ी बार ना एक मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि ट्रैवल एंड टूरिज्म में ना सिक्योरिटी का कंपोनेंट कैसे आता है। जैसे मान लो कि यूएस से कोई पर्टिकुलर फीमेल आई इंडिया में, ठीक है ना, और या इंडिया में नहीं किसी भी कंट्री में मान लो यूएस से कोई भी पर्टिकुलर फीमेल किसी कंट्री में जाती है और उस पर्टिकुलर कंट्री में कुछ जगह मतलब उसको ना सिक्योरिटी का इशू आता है। जैसे कई बार देखा गया है कि फॉरेनर्स किसी कंट्री में आए एंड उनका मतलब किसी तरीके की सेक्सुअल हेरासमेंट का केसेस देखे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब इस टाइप की चीज़ें आती हैं ना तो सिक्योरिटी की वजह से वहाँ के ट्रैवल एंड टूरिज्म के ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर इस चीज़ में रिपोर्ट में भी कवर की जाती हैं। तो ये पर्टिकुलर रिपोर्ट भी अकॉर्डिंगली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही है। साथ ही साथ ग्लोबल आईटी रिपोर्ट ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ ही साथ इनसीड एंड कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को पब्लिश करती है। तो इस रिपोर्ट के बारे में भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी रिपोर्ट्स भी हम थोड़ा थोड़ा देख चुके हैं। इसके फाउंडर थे क्लॉस श्वाब, राइट। तो ये सारी रिपोर्ट्स ना हमारे मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मेंस का हम डिस्कशन करेंगे ना तो मैं डिफरेंट रिपोर्ट्स को आपको बताऊंगा भी कि किस तरह से हम अपने मेंस के आंसर में इन पर्टिकुलर रिपोर्ट्स के जो भी इंपॉर्टेंट डेटा सेट्स हैं ना उनको यूज़ करते हुए हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे मेंस में जो आंसर्स होंगे उनमें हम वैल्यू एडिशन अच्छे से कर पाए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है, दैट इज़ वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कौन ये निकालता है, तो ये निकाली जाती है आईईए के द्वारा, दैट इज़ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ध्यान देना है ये आईईए है, ठीक है ना, ये आईएईए नहीं है, ये अलग होता है। ठीक है ना, ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी अलग है, वो एटॉमिक एनर्जी वाला वो अलग है। तो ध्यान क्या देना है कि वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा पब्लिश करी जाती है। ठीक है, तो देखो इसमें मतलब एनर्जी में किस टाइप का इन्वेस्टमेंट आ रहा है या फिर किस टाइप की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ताकि हम आने वाले टाइम में, जैसे आप जानते हो कि जैसे कोल पे हो गया या फॉसिल फ्यूल्स पे हो गया, तो बहुत ही एक अच्छा डिपेंडेंसी अभी करेंटली चल रही है। तो इस चीज़ को हम इस डिपेंडेंसी को कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में वेरियस टाइप का इन्वेस्टमेंट। तो उसी इन्वेस्टमेंट को ये चीज़ें स्टडी करता है कि कौन सी कंट्री कैसा कर रही है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो थोड़ा और इसको ना डिटेल में एक बार ना इस इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं। तो अभी क्या हुआ है कि जैसे ही कोविड-19 पैंडेमिक से थोड़ा रिकवरी आ रही है, तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि एनर्जी इन्वेस्टमेंट भी उस तरीके से अकॉर्डिंगली बदल रहा है या नहीं बदल रहा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में बात करी गई है कि एनर्जी इन्वेस्टमेंट वापस से रिकवरी हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी चीज़ है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि बाकी सेक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंसी कम होएगी एंड रिन्यूएबल्स में अकॉर्डिंगली वो बढ़ेंगे। तो ये डिफरेंट यहाँ पे इन्होंने डेटा प्रोवाइड किया हुआ है। बाकी आपको कुछ ना, ये डेटा तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बट कुछ टेक्नोलॉजीज जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे CCS दैट इज़ कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज की बात करी गई है। आप जानते होंगे, आपने डेफिनेटली इसको पढ़ा होगा, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। जब हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करी थी ना, हाइड्रोजन की जब हमने ब्लू, ग्रीन, ग्रे, ठीक है ना, ग्रीन, ये डिफरेंट हाइड्रोजन्स की बात करी थी, तब मैंने आपको जब ब्लू हाइड्रोजन में पढ़ा रहा था तब हमने डिस्कस भी करा था कि किस तरह से वहाँ पे कार्बन को अकॉर्डिंगली कैप्चर करके स्टोर कर दिया जाता है, ताकि ये इंश्योर किया जा पाए कि कार्बन अकॉर्डिंगली एमिट ना हो। ठीक है, उसी तरह से कोल सेक्टर के रिगार्डिंग भी यहाँ पे डेटा है। तो डेटा जैसा मैंने आपको बताया उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप ये समझ लो कि इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें करी जाती हैं एंड किस तरह से वो अकॉर्डिंगली हमारे लिए हेल्पफुल है। साथ ही आप जानते हो कि COP26 जब हुई थी तब हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने क्या दिया था, नेट ज़ीरो का प्लान दे के आए थे ना, कि नेट ज़ीरो हम कब तक अचीव करेंगे, नेट ज़ीरो 2070 तक अचीव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ की भी बात करी गई है कि ये नेट ज़ीरो की तरफ कमिटमेंट करना अच्छी बात है, पर क्या जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो इसकी तरफ एक्चुअल में एक्शंस ले भी रही हैं या नहीं ले रही, कि किस तरह के इनको हमें अचीव करना है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं रिगार्डिंग इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के बारे में। और अगर हम बात करें आईईए दैट इज़ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये क्या है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ध्यान देना है,
ये एनजीओ नहीं है, अब ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1974 में फॉर्म हुई गई थी। कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर भी देखो 3 E's क्या है? पहला ई है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है ना, इकोनॉमी की डेवलपमेंट करना, साथ ही साथ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है, और थर्ड क्या है? एनर्जी सिक्योरिटी। तो ये सारी चीज़ें आपके ना मेंस में भी उतनी ही हेल्प होंगी, क्योंकि ये कीवर्ड्स हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है ना, एनर्जी सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़, क्या इंडिया इसका मेंबर है? देखो होता क्या है कि इंडिया एक एसोसिएट मेंबर है किसका? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको अकॉर्डिंगली ध्यान में रखनी है। कुछ और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स इससे रिलेटेड वहाँ आ जाएगा। वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स चलो हमने देख ही ली, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक एंड ग्लोबल एनर्जी रिव्यू, ये डिफरेंट रिपोर्ट्स भी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा ही निकाली जाती हैं। ठीक है जी, चलते हैं आगे। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन निकालता है? ये निकाली जाती है, रिलीज करी जाती है EIU के द्वारा, दैट इज इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। तो देखो इसमें क्या होता है कि टोटल जैसे ना वर्ल्ड की 140 सिटीज़ को देखा जाता है एंड उन सिटीज़ को असेस किया जाता है कि इन सिटीज़ में कौन सी सिटी बेस्ट है और कौन सी सिटी वर्स्ट है इन टर्म्स ऑफ लिविंग कंडीशंस। तो वेरियस चीज़ें देखी जाती हैं कि उस पर्टिकुलर सिटी में एजुकेशन कैसा है, हेल्थ कैसा है, वहाँ का अकॉर्डिंगली एनवायरनमेंट कैसा है, कल्चर वहाँ का कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का डेवलप्ड है। तो ये सारी चीज़ों के बेसिस के ऊपर ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सी पर्टिकुलर जो सिटी है वो बेस्ट लिविंग कंडीशंस देती है एंड कौन सी वर्स्ट लिविंग। तो थोड़ा और इसको ना एक बार इंडेक्स को हम एक बार और ना थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है, तो ये 5 आप फैक्टर्स या 5 कैटेगरीज आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आ जाता है स्टेबिलिटी और इनके साथ में ना परसेंटेजेस दी गई हैं। साथ ही आ जाता है हेल्थ केयर, कल्चर एंड एनवायरनमेंट, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। अब पेंडेमिक की वजह से क्या हुआ है, EIU दैट इज इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने कुछ नए इंडिकेटर्स भी डाले हैं। क्यों? क्योंकि देखो अब पेंडेमिक के बाद जो लाइफ है ना वो काफ़ी डिफरेंट हो चुकी है, तो इस वजह से अकॉर्डिंगली उस हिसाब से नए पैरामीटर्स को इंक्लूड करना भी ज़रूरी है। तो ज़रा देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी सिटीज़ हैं जो टॉप 5 लिवेबल हैं। पहले नंबर पे है ऑकलैंड, दैट इज़ जो कि न्यूजीलैंड के अंदर आती है। उसी तरह से आपने ओसाका के बारे में सुना होगा, दैट इज़ जापान। एडिलेड के बारे में सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया। तो ये डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। और अगर मैं बात करूं वर्ष की, तो वर्ष में देखो कौन आ जाएगा, वर्ष में आ जाएगा जैसे डेमेस्कस जो सीरिया के अंदर है। अब सीरिया में ऐसा क्या हो गया, देखो सीरिया में आपको पता है कि सिविल वॉर चल रही है, ठीक है ना। अब जिस पर्टिकुलर सिटी में सिविल वॉर चल रही हो वहाँ कौन रहना चाहेगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से इसको वर्स्ट में बनाया गया है। देखो एक्चुअल में ना इस साल तो देखो ऑकलैंड आ गया, पर पहले देखो इसके पहले क्या हुआ था, आपने वियना का नाम सुना होगा, ठीक है ना। वियना ऑस्ट्रिया में आता है। तो ये जो पर्टिकुलर सिटी थी ना, ये पहले मोस्ट लिवेबल सिटी थी, यानी कि पहले रैंक 1 इसका था। पर अब आप देखो, अब ये सिटी आपको टॉप 5 में भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे वियना ना कोविड-19 की वजह से इस पर्टिकुलर सिटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है। तो पहले जो कि टॉप मोस्ट लिविंग सिटी थी, अब वो वैसी सिटी नहीं रही कोविड-19 की वजह से। ऑन दी अदर हैंड ऑकलैंड जो था न्यूजीलैंड में, यहाँ पे इन्होंने कोविड-19 को अच्छे से इसको टैकल कर पाए एंड अकॉर्डिंगली इसी वजह से यहाँ पर ये टॉप पे आगे इन ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। उसके साथ ही देखो डेमेस्कस के साथ ही कुछ और सिटीज़ जैसे ढाका, आपको पता है बांग्लादेश के अंदर, यहाँ पर भी बहुत इश्यूज हैं, ठीक है। कराची में भी, यहाँ कराची का नाम मेंशन नहीं है, बट कराची पाकिस्तान के अंदर वो भी वन ऑफ द बॉटम मोस्ट सिटीज़ हैं इन मोस्ट लिवेबल सिटीज़ के अंदर, ठीक है जी। आगे चलते हैं एंड आगे डिस्कस कर लेते हैं वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किसके द्वारा रिलीज करी जाती है, ये रिलीज करी जाती है UNCTAD के बारे में। UNCTAD का है, UNCTAD है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। आई रिपीट, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे देखो, अब इस रिपोर्ट की अगर बात करें तो नाम से ज़रा समझना, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस है। फोकस किस हिसाब से, यहाँ पे देखा जाता है ट्रेंड, किस चीज़ का ट्रेंड, कि डिफरेंट कंट्रीज़ में कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है। जो फॉरेन डेवलपमेंट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना, FDI, वो किस हिसाब से चेंज कर रही है। इंडिया में कितनी FDI आ रही है, किस पर्टिकुलर सेक्टर में आ रही है। अगर मैं बात करूँ इस डेटा के हिसाब से, तो इंडिया 5वें नंबर पर आता है इन टर्म्स ऑफ FDI। आप याद करो, जब कोविड-19 ना अकॉर्डिंगली थोड़ा मतलब 2020 के आसपास की बात कर रहा हूँ, उस टाइम क्या हुआ था, ICT मतलब ना इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी अच्छा खासा हमारे यहाँ FDI भी आया था, राइट।
एंड उसी तरह से आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं हमारा जो FDI ने भी हमारी हेल्प करी है कि अकॉर्डिंगली कई बार ना जैसे कोविड के टाइम पे भी अगर FDI अच्छा आता रहा हमारे इंडिया में तो उतना ज़्यादा इंडिया में भी इम्पैक्ट नहीं हो पाया। तो FDI, और आप जानते हो कि हमने ना बजट भी डिस्कस कर चुके हैं हम, तो आपको रिवाइज करना है कि FDI क्या होता है, FII क्या होता है, साथ ही साथ बजट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें भी आप अकॉर्डिंग में पहले भी आपके साथ रिवाइज करवा चुका हूँ, बट आज आप दोबारा आप होमवर्क ले लो कि इस चीज़ को आप डेफिनेटली आज रिवाइज कर लोगे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इन्होंने इंडिया के रिगार्डिंग डेटा दिया हुआ है कि इंडिया में कितना FDI किस हिसाब से आया, एंड यहाँ पे अकॉर्डिंगली ग्लोबल डेटा की भी बात करी गई है कि जब कोविड-19 पैंडमिक की वजह से क्या हुआ है, ग्लोबल FDI फ्लो नीचे आया है, विच ऑब्वियसली मेक सेंस, ठीक है। तो डेटा तो देखो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आप उनको देख सकते हो। जैसे अगर एशिया रीजन की बात करें तो ऑब्वियसली चाइना, इंडिया में बहुत ही अच्छे खासे आपको ना FDI इनफ्लोज देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अकॉर्डिंगली करी गई हैं। ये उसी के रिगार्डिंग जितना डेटा था वो मैंने आपके लिए स्लाइड्स में दे दिया गया है, वो आप बस एक बार इनको गो थ्रू कर लीजिएगा। साथ ही अगर बात करें कि UNCTAD, दैट इज़ UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के बारे में अगर बात करें तो ये भी एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ठीक है ना। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1964 के अंदर। कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स देख लो, देखो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट तो अभी पढ़ा, उसी तरह से इनकी फेमस है एक ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। कुछ और रिपोर्ट्स भी हैं, बट अगर मैं सबसे दो इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट्स बहुत बार आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी होंगी या मल्टीपल टाइम्स कहीं ना कहीं कोट होती रहती हैं, तो वो ये दो पर्टिकुलर रिपोर्ट्स ही हैं, दैट इज़ ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ठीक है। तो आई होप आपको ना वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट एंड UNCTAD अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के बारे में। ये रिलीज़ किया जाता है RBI के द्वारा, दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये FII, दैट इज़ फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स दिया जाता है। इसके बेसिस पे ना ये चेक किया जाता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारी कंट्री में किस हिसाब का हो गया है, ठीक है ना। क्या क्या चीज़ें हमने जो डिफरेंट बेसिकली हमने पैरामीटर्स लेके आए हैं कि क्या जो लोग हैं उनको फाइनेंशियल सर्विसेज मिल रही हैं, नहीं मिल रही, और अगर मिल रही हैं तो क्या वो उनको यूज़ कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये डिफरेंट चीज़ें फाइनेंशियल इंक्लूजन के रिगार्डिंग ये यहाँ पे RBI के द्वारा प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है ना। तो हर साल जुलाई में RBI ये पर्टिकुलर रिपोर्ट रिलीज़ करता है। बाकी आप जानते ही होंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब कि जो हमारा ना प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हो गए, चाहे मतलब देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन ना एक्चुअल में थोड़ा ना मेंस का टॉपिक है, बट फाइनेंशियल इंक्लूजन का मीनिंग सिर्फ इतना नहीं होता कि आपने बैंक अकाउंट खुलवा दिया, नहीं। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इससे एक बहुत बड़ी टर्म है। आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होंगे, फाइनेंशियल सर्विसेज होंगी, उनका एक्सेस हो, आपको अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स मिलें, एक्सेसिबल हो वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स। तो डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। पेंशन प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल हो, कुछ और आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, उनकी अवेलेबिलिटी हो, तो एक बहुत ही ना ब्रॉड टर्म हो जाती है फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। बाकी मेंस में हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे कि किस तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडिया के लिए ज़रूरी है, क्या क्या इसने अकॉर्डिंगली इंडिया में हेल्प किया है, किस किस तरीके से, तो वो चीज़ें भी हम अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे। तो ये 3 चीज़ें इसके अंदर कवर करी गई हैं कि एक्सेस क्या है, यूजेज क्या है उन फाइनेंशियल सर्विसेज का जो दी जा रही हैं, ठीक है ना। बेसिकली देखो यहाँ पे मान लो कि एक विलेज है और ये हो गया सिटी, तो यहाँ पे जो सिटी के लोग हैं और जो विलेज के लोग हैं इनको अलग टाइप की फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए। हो सकता है विलेज वालों को अलग टाइप की फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए। तो क्या हम इंश्योर कर पा रहे हैं कि ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो, ठीक है ना, और इनके हिसाब से। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे देखी जाती हैं। साथ ही साथ उन पर्टिकुलर सर्विसेज की क्वालिटी क्या है, उन चीज़ों को भी यहाँ पे अकॉर्डिंगली इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो मेंशन कर रखी हैं कि किस तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन किस तरह से हमारी हेल्प करता है। कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड हैं आप जानते होंगे, बहुत ही फेमस है प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है ना। डिफरेंट बैंक अकाउंट्स यहाँ पे खुलवाए गए हैं। उसके साथ ही आधार को भी देखो लिंकेज किया गया है ताकि इंश्योर किया जा पाए कि डिफरेंट फाइनेंशियल सर्विसेज की डिलीवरी हो पाए, ठीक है ना। उसके साथ ही नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, राइट, 2020 से लेकर 2025 का ये डॉक्यूमेंट है। आप जानते हो कि इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी के रिगार्डिंग ना लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। बहुत ही देखो रेयरली होता है किसी को पता हो कि फाइनेंशियल चीज़ें कैसे काम करती हैं, वरना ऐसा लगता है कि फाइनेंस एक अलग सा ही अजीब सा ही टॉपिक है। तो ये लोगों को आइडिया नहीं होता, काफ़ी बार इस वजह से उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। तो इस वजह से RBI के द्वारा मल्टीपल यहाँ पे अकॉर्डिंगली एफर्ट्स भी लिए गए हैं, ठीक है।
तो ये हो गया फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के बारे में, पूरा हमने अच्छे से डिटेल में इसको जान लिया। आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं PLFS के बारे में। PLFS क्या है? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? ये रिलीज़ किया गया है NSO। देखो पहले नाम NSSO था, CSO था, ठीक है ना, वो चीज़ें होती थी, पर बाद में कंबाइन कर दिया था NSSO को और CSS को, ये बन गया था NSO, दैट इज़ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इसने अभी PLFS की ना रिपोर्ट निकाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो लेबर फोर्स के रिगार्डिंग डिफरेंट डेटा आता है। और अगर मैं बात करूँ, देखो डेटा तो चलो इंपॉर्टेंट है, बट उसके अलावा ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, जैसे वर्कर पॉपुलेशन रेशो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अगर आपने देखो मॉक्स अच्छे से दे रहे हो ना आप, तो मॉक्स में आपने डेफिनेटली टर्म्स को इनकाउंटर किया होगा कभी ना कभी, कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मीनिंग क्या है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इनको ना एक बार हम समझ लेते हैं कि इन सभी टर्म्स का मीनिंग क्या है। देखो अगर मैं बात करूँ LFPR, दैट इज़ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की, तो देखो एक चीज़ मानो कि ये तो है हमारी पॉपुलेशन, ठीक है ना, कि कितनी पॉपुलेशन है, उसमें से कुछ लोग होते हैं लेबर फोर्स। लेबर फोर्स का मतलब क्या होता है? लेबर फोर्स का मतलब वो लोगों से है जो या तो काम कर रहे हैं, ठीक है ना, वर्किंग, कि मान लो जैसे आप किसी नौकरी में ऑलरेडी हो तो आप भी लेबर फोर्स का पार्ट हो। उसके साथ ही साथ अगर आप ढूंढ रहे हो किसी काम को, आप ना कोशिश कर रहे हो कि मुझे कोई काम मिल जाए, तो सीकिंग वाले भी आ जाते हैं, साथ ही साथ अवेलेबल, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप ना जैसे UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, मान लो आपके पास करंटली आप जॉब नहीं है, आप जॉब वैसे सीख तो कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं अभी आपका ना ऐसा नहीं है कि आप एक्टिवली ढूंढ रहे हो। आपका तो ये है ना कि आपको UPSC में जाना है, तो अभी आप वर्किंग तो हो ही नहीं, आप अवेलेबल भी नहीं हो अभी। ऐसा नहीं है कि आपको मार्केट में कोई जॉब मिल रही है तो आप वहाँ पर करने के लिए रेडी हो। आप इस जॉब के लिए UPSC के अंदर जाना चाहते हो, तो आप करंटली लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं हो, ठीक है ना। आप देखो सीकिंग, आप कुछ लोग आप सोच सकते हो कि हम तो देखो UPSC के लिए सीख कर रहे हैं ना जॉब, बट देखो उसका जहाँ यहाँ पे अकॉर्डिंगली सीकिंग का मीनिंग कहीं ना कहीं वो आ जाता है जो मार्केट में जॉब्स ना अवेलेबल हों और आप उसको रेडी भी हों करने के लिए। बट यहाँ पे तो देखो एक अलग से प्रोसेस पूरा का पूरा इन्वॉल्व है, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस के बाद आप वर्किंग में आओगे, ठीक है। तो लेबर फोर्स के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि या तो आप वर्किंग हो, या काम ढूंढ रहे हो, या फिर काम करने के लिए अवेलेबल हो। उसके साथ ही देखो अगर मैं बात करूं तो अगर मैं बात करूं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की, ये क्या हो जाएगा कि कितने लोग हमारे लेबर फोर्स में हैं, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय हमारी टोटल पॉपुलेशन, ये हो जाएगा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। उसके साथ ही अगर मैं बात करूं वर्कर पॉपुलेशन रेशो की, WPR, इसका मीनिंग क्या होता है कि कितने लोग एम्प्लॉयड हैं इन द टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। उसके साथ ही अगर बात करें अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में, तो यहाँ पे क्या है कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं इन लेबर फोर्स। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ डिनोमिनेटर में लेबर फोर्स है, यहाँ पॉपुलेशन नहीं है। यहाँ छोटा सा गड़बड़ कर देगा UPSC, बोल देगा कि पॉपुलेशन, तो वो स्टेटमेंट हो जाएगी गलत। तो ध्यान देना है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं आउट ऑफ द टोटल लेबर फोर्स। वर्कर पॉपुलेशन रेशो में क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि कितने लोग एम्प्लॉयड हैं इन द टोटल पॉपुलेशन। ऑन दी अदर हैंड जब बात होगी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की, तब क्या चेक किया जाएगा, तब चेक किया जाएगा कि कितने लोग टोटल पॉपुलेशन में से लेबर फोर्स के अंदर हैं। और जब बात होगी लेबर फोर्स की, दैट मीन्स वो लोग जो या तो काम कर रहे हैं, दैट इज़ वर्किंग, और सीकिंग वर्क, और अवेलेबल फॉर वर्क। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर, आई होप आपको ना सारे कंपोनेंट्स क्लियर हो गए होंगे। एक बार डेफिनेशंस खुद भी पढ़ लेना, ताकि ये इंश्योर हो जाए कि कल को UPSC यहाँ से क्वेश्चन पूछे तो आप उन डेफिनेशंस के बेसिस पे डिटर्मिन कर पाओ कि आपका आंसर, मतलब जो चीज़ें पूछी गई हैं UPSC के द्वारा, क्या वो सही है या फिर UPSC ने कोई ट्रिक प्ले करने की यहाँ पे कोशिश करी है। उसके साथ ही देखो कुछ ये चीज़ें होती हैं, यूजुअल स्टेटस। यूजुअल स्टेटस ना एक्चुअली पिछले 1 साल के बेसिस पे लिया जाता है कि आपको देखना है कि पर्टिकुलर बंदा किस जॉब में है, तो अकॉर्डिंगली रेफरेंस पीरियड क्या होता है, वो 365 डेज़ का होता है। तो बस इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस यूजुअल स्टेटस के बारे में जानो कि हम पिछले 1 साल के बेसिस पे देखते हैं। और जब बात करते हैं एक्टिविटी स्टेटस बेस्ड ऑन वीकली स्टेटस, यहाँ पे पिछले 7 दिन का ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। और क्या क्या डेटा इस पर्टिकुलर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के दौरान NSO के द्वारा दिया गया है, वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। जैसे मैं बात करूँ अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, तो वो क्या थी, लगभग 7.7% थी 2018-19 से, सॉरी वो 7.8% थी, वो कम होके 7.7% होगी,
ठीक है ना। इन रूरल में कितनी होगी, 5% होगी, पहले कितनी थी 5.3%। उसी तरह से फीमेल पार्टिसिपेशन रेट का क्या है वो भी यहाँ पे अकॉर्डिंगली मेंशन कर दिया गया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली पढ़ सकते हो कि किस तरह से डेटा पिछले कुछ टाइम के अंदर चेंज हुआ है, राइट। आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स के बारे में। देखो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक, बस थोड़ा सा ना एक बार क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं कि अभी जो था नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स वो किस चीज़ के लिए है। तो देखो अगर मैं बात करूं डेविड कार्ड की, तो डेविड कार्ड को किस लिए मिला था, उनका कंट्रीब्यूशन था लेबर इकोनॉमिक्स के अंदर। उन्होंने देखो एक चीज़ बताई, क्या चीज़ थी वो, कि अगर मिनिमम वेजेस को ना हम इंक्रीज़ कर देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उससे जॉब्स कम हो जाएंगी। देखो होता क्या है, हम लोग सोचते हैं कि मान लो आज हम 10,000 मिनिमम वेज है महीने की, कल को अगर 15,000 कर दें मिनिमम वेज, तो क्या इससे मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो जॉब्स होंगी वो कट हो जाएंगी। इन्होंने डेविड कार्ड ने बोला ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। मिनिमम वेजेस बढ़ा देने से ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में जॉब्स कम हो जाती हैं, ऐसा इनका फाइंडिंग थी। उसके साथ ही देखो इमिग्रेशन, एजुकेशन किस तरह से लेबर मार्केट को इम्पैक्ट करता है, ये सारी की सारी चीज़ें भी डेविड कार्ड के द्वारा बताई गई, ठीक है ना। तो उसके साथ ही देखो अगर बात करूं जोशुआ, इनके ना थोड़े नाम सॉरी अगर मैं थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं, जोशुआ एंग्रिस्ट एंड ग्वाइडो इम्बन्स्की, तो इन्होंने कॉजल रिलेशनशिप के ऊपर फोर्स किया कि किस तरह से कॉज एंड इफेक्ट हम नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी। उसके तरह ही 2020 की अगर बात करें तो ऑक्शन थ्योरी के रिगार्डिंग इनको नोबेल प्राइज़ मिला गया, ठीक है ना, सॉरी नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसी तरह से आप देख सकते हो कि नोबेल प्राइज़ जो इकोनॉमिक्स है वो कब स्टार्ट किया, वो स्टार्ट किया गया था 1968 के अंदर। और यहाँ पे देखो क्या किया गया था कि किस तरह से डिफरेंट प्राइज़ मनी। आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स के बारे में। देखो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन 71st है। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि देखो ये किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है, ये रिलीज़ किया गया है लंदन बेस्ड इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट के द्वारा एंड स्पॉन्सर किया जाता है कॉर्टेवा एग्री साइंस। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उतना ज़्यादा आपके लिए एग्जाम के लिए, बस छोटी छोटी चीज़ें इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक्चुअल में है क्या कि पिछले कुछ ना 1-2 सालों के अंदर, स्पेशली जब से कोविड-19 आया है, तब से फूड सिक्योरिटी के ऊपर मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस उठे हैं। तो इस वजह से हो सकता है कि ये इंडेक्स आपसे पूछ लिया जाए, बट अदरवाइज क्योंकि देखो बहुत ही कोई ऐसे नामी मतलब कि बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन इसको नहीं रिलीज़ करती, तो शायद उतना इंपॉर्टेंट ना हो। बट फूड सिक्योरिटी के ऊपर इम्पैक्ट फूड सिक्योरिटी का डिस्कशन मल्टीपल टाइम्स न्यूज़ में होता रहा है, इस वजह से कुछ कुछ चीज़ें हमें जान लेनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखो कैलकुलेशन किस बेसिस पे करी जाती है, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी, सेफ्टी, नेचुरल रिसोर्स एंड रेजिलियंस, कि आपको जो खाना मिल रहा है, बेसिकली फूड मिल रहा है, वो अफोर्डेबल हो, ठीक है ना, कम मतलब ऐसे दामों पे हो जो आप अफोर्ड कर पाओ। अवेलेबिलिटी होगी तभी तो अफोर्डेबिलिटी की बात आएगी। अगर ऐसा होगा कि दुनिया में अगर फूड ग्रेन्स ही नहीं है तो अफोर्डेबिलिटी कहाँ से इंश्योर हो पाएगी। तो यानी कि अवेलेबिलिटी तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ अफोर्डेबिलिटी भी, अच्छा क्वालिटी भी मिलना चाहिए, ठीक है ना। नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर भी यहाँ पे अकॉर्डिंगली फोकस किया गया है। साथ ही साथ कुछ डिफरेंट कंट्रीज़ आप जानते ही हो, जैसे आयरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, तो ये डिफरेंट कंट्रीज़, ठीक है ना, जो थोड़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है। ऑन दी अदर हैंड कुछ कंट्रीज जैसे सूडान हो गया, बुरुंडी हो गया, येमेन, आप जानते हो कि यहाँ पे कहीं ना किस टाइप का क्राइसिस चलता ही रहता है। तो इस वजह से यहाँ पे अकॉर्डिंगली सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है, ऐसा ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स के बारे में ने बोला है। इंडिया के जैसे मैंने आपको बताया 71st पोजीशन है। अगर बात करें हमारे कुछ नेबर्स की, जैसे पाकिस्तान 75th पे आता है, श्रीलंका 77th, नेपाल 79th, बांग्लादेश 84th, ठीक है ना। पर अगर बात करें चाइना की, तो चाइना अच्छे पोजीशन पे है, दैट इज़ 34th पोजीशन। तो ये हो गया ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स के बारे में। आप जानते हो कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स इसके बारे में स्टार्ट किए हैं, जैसे कि ईट राइट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। पोषण अभियान भी मैंने आपसे डिस्कस किया था जब हम गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। फूड फोर्टिफिकेशन, ठीक है ना, +F, जैसे कि किसी फूड में ना कुछ ऐसे एसेंशियल जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऐड कर दिए जाते हैं, राइट, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि वो जो चीज़ें अगर हम कम भी खाते हैं तो हमारे खाने में वो एडुक्वेट क्वांटिटी में आ जाएं। उसके साथ ही नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये भी मैं आपके साथ गवर्नमेंट स्कीम्स वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुका हूँ। ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम, साथ ही साथ नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, दैट इज नाइक्रा, ये भी हमने अकॉर्डिंगली पहले पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये हो गया रिगार्डिंग ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं लीड्स रिपोर्ट के बारे में।
ठीक है ना। तो लीड्स में सबसे इंपॉर्टेंट जानने की ज़रूरत क्या है कि यहाँ फोकस होता है लॉजिस्टिक्स के ऊपर, कि किस तरह से डिफरेंट स्टेट्स के बीच में मतलब लॉजिस्टिक्स जो है उसको आसानी से किया जा पाए। तो ये रिलीज़ किसके द्वारा किया जाता है, ये रिलीज़ किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो एक्चुअल में होता क्या है कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा ना एक इंडेक्स निकाला जाता है, वो क्या है, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है ना, वो इसी पर्टिकुलर इंडेक्स से थोड़ा इंस्पायर हुई बेसिकली कह सकते हो, और इसी बेसिस पर उन्होंने देखा कि लॉजिस्टिक सेक्टर को हम किस तरीके से ना थ्रू वेरियस पैरामीटर्स हम देख सकते हैं कि वहाँ पे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है जो लॉजिस्टिक्स में हेल्प करे, कोई जो डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं चाहे वो रेगुलेटरी समझ लो, ठीक है ना, उस टाइप के प्रोसेसेस यहाँ पे अकॉर्डिंगली देखे जाते हैं। तो थोड़ा एक बार और हम ना इसको डिटेल में समझ लेते हैं कि एक परसेप्शन बेस्ड सर्वे है, ठीक है ना, कि कैसी आपकी परसेप्शन है, आपको कैसा लगता है कि यहाँ पे लॉजिस्टिक सेक्टर में कैसा काम किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कंपोजिट इंडिकेटर है, डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे एफिशिएंसी हो गया, एक्यूरेसी हो गया, लॉजिस्टिक सेक्टर के अंदर कैसे करी जा रही हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अकॉर्डिंगली कवर करी गई हैं। बात करें अगर पैरामीटर्स की, तो जैसा मैं आपको बता भी रहा था, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, सर्विसेज, टाइमलीनेस, ट्रैक एंड ट्रेस, रेगुलेटरी प्रोसेसेस, सेफ्टी कितनी है और ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट कैसा है। तो जो पर्टिकुलर स्टेट्स इन पर्टिकुलर चीज़ों में अच्छा करती हैं तो उनका अकॉर्डिंगली रैंक अच्छा हो जाता है। जैसे मैं अगर मैं बात करूं, जैसे गुजरात को ना ऐसा बोला जाता है कि वो काफ़ी अच्छा कर रही है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, ठीक है ना, सारे के सारे, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर ना रेगुलेटरी प्रोसेसेस हो। तो इसी वजह से होता क्या है कि गुजरात जो है वो टॉप परफॉर्मर है इन लीड्स रिपोर्ट। उसी तरह से हरियाणा पंजाब भी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से कौन से स्टेट्स आप देख सकते हो कि अच्छा कर रहे हैं, कौन से अच्छा नहीं कर रहे, वो सब चीज़ें भी आप इस पर्टिकुलर रिपोर्ट से जान सकते हो। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट फिर वो जो पर्टिकुलर स्टेट्स हैं वो अकॉर्डिंगली अपने चीज़ों में चेंजेस कर सकते हैं, ताकि ये इंश्योर किया जा पाए कि वहाँ पर भी अकॉर्डिंगली लॉजिस्टिक्स में हेल्प करी जा पाए। ठीक है फ्रेंड्स, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ करंट अफेयर्स इन इकोनॉमी। आई होप आपको ये सारे के सारे लेक्चर्स अच्छे रहे होंगे, बट मेक श्योर कि आपने क्या करना है, आपने एंड से एक बार जो सारे लेक्चर्स हमने करे हैं उनको क्विकली रिवाइज कर लेना है। साथ ही साथ जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि आपको स्टैटिक कंपोनेंट को उसके साथ रिलेट करके देखना है, ताकि ये इंश्योर किया जा पाए कि स्टैटिक एंड करंट के बीच में एक अच्छा लिंक बने। और जब आप इस तरीके से पढ़ते हो ना कि स्टैटिक को करंट के साथ रिलेट करके पढ़ते हो, तो डेफिनेटली आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी हो जाती है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट अगर कल को कोई टफ क्वेश्चन भी आपसे उस पर्टिकुलर टॉपिक में से पूछ लिया जाए, आप तब भी उसको आंसर कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से आप अपने एंड पे भी हार्डवर्क करते रहिए। मेक श्योर कि आप अपने एग्जाम से पहले मल्टीपल रिवीजन करो, ताकि जब कल को हमारा जब 5 जून को एग्जाम होगा तब हम उसको अच्छे से टैकल कर पाएँ एंड अकॉर्डिंगली अपने एग्जाम को अच्छे से स्कोर कर पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, सो कीप वर्किंग हार्ड। दिस इट फॉर दिस वीडियो। गुड बाय एंड गुड लक।